क्लास 9th हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला सवाल है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। चार ऑप्शंस हैं। सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी एक आदिवासी थे, ठीक है, और उनका जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज, ठीक है, तिलकपुर गांव में हुआ था। आपको ध्यान रखना है 1700। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ। तमार विद्रोह जो है 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के लोगों ने किया और जमींदारों के शोषण के खिलाफ यह आंदोलन किया। कब हुआ। 1789। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। चौथा है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए चेरो विद्रोह यानी चेरो जनजाति जो है वो बिहार के पलामू, ये अविभाजित बिहार यानी बिहार जब झारखंड के सम्मिलित था तब है, अब पलामू झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये चेरो जनजाति वहाँ निवास करती है, तो हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। पांचवा है किस जनजाति के शोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो पहले समझिए यहाँ पे, तो देखिए कोल जनजाति जो है वो अंग्रेज़ों और जमींदारों के शोषण के क्या थे, शिकार हुए थे। तो इनको बचाने के लिए, इनकी शोषण से बचाने के लिए एक की नीति लाई गई, एक एजेंसी लाई गई जिसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। तो किस जनजाति को, कोलो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए 6 नंबर भूमिज विद्रोह कब हुआ था वो बताना है। देखिए भूमिज विद्रोह जो है 1832 में हुआ। एक जमींदार थे जिनका नाम था क्या, गंगा नारायण। तो इस पे अंग्रेज़ों ने ज़्यादा राजस्व बढ़ा दिया, तो इसी के विद्रोह में यानी इसके विरुद्ध में एक विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह 1832। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सातवां है सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। देखिए संथाल विद्रोह का एक आदिवासी था जिसका नाम था सिद्धू, जो अपने आप को ठाकुर का अवतार मानता था, ठीक है। ये रहा इसका पिक्चर सिद्धू। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आठवां है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया। बिरसा मुंडा ने 25 दिसंबर सन 1899 में ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो संविधान के धारा 342 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां है झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला, यानी झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। तो झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से पुनर्गठित होकर आदिवासी क्षेत्र झारखंड अलग राज्य में दर्जा मिल गया। तो ये होगा 15 नवंबर 2000। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला जनजातियों की सर्वाधिक आबादी डैश में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश, एमपी में है, तो हमें भरना है मध्य प्रदेश। दूसरा है 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई डैश में बटा था, तो कई कबीलों में बटा था वन्य समाज, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमें कबीला भरना है। तीसरा है वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश ने घुसपैठ की, किसने की, तो ईसाई मिशनरियों ने की, ठीक है, तीसरे में। इसके बाद देखिए चौथा जर्मन वन विशेषज्ञ जो है ड्रास्टिन वेल्जिज ने सन 1864 में डैश की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय वन्य सेवा की स्थापना की, ठीक है, चौथे में भर लेना है। पांचवा देखिए क्या है, डैश पहला संथाली था जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया। तो पहला था तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया। 6 नंबर देखिए क्या है, हो जाति के जो लोग हैं छोटा नागपुर के डैश के निवास करते थे। तो हो जाति के लोग जो है वो सी भूमि, ठीक है, सी भूमि में निवास करते थे, यहाँ पे हो गया। 7वां है भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र डैश कहलाता था। तो वो क्षेत्र दामन एक को कहा जाता था, ठीक है। 8वां है सन डैश ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह 1885 में संपन्न हुआ। इसके बाद देखिए आगे
बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1874 को। हमें भरना है। 10 में छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसकी संख्या टोटल 10 है। पहला है वन्य समाज की राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डाले। देखिए 18वीं शताब्दी में वन्य समाज जो है कई खंडों में विभाजित था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, तो हमें बताना है राजनीतिक स्थिति यानी जीवन के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति जो थी एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना, और धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकारों को प्राप्त करने की सफलता हासिल कर ली। जनजातियों का मुखिया बने रहने, उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। तो क्या समझ में आया? 18वीं शताब्दियों में जो राजनीतिक जीवन था उसका एक मुखिया होता था। ठीक है, एक मुखिया बना दिया जाता था, और वही मुखिया क्या करता था, धीरे धीरे उन पे अधिकार जमाना शुरू कर देता था। ठीक है, और उसका कुशल युद्ध सक्षम होना भी अनिवार्य था। तो बस यहाँ तक ही कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना। इसके बाद देखिए दूसरा, वन्य समाज का सामाजिक जीवन अब हमें बताना है कैसा था। तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए वन्य समाज का सामाजिक जीवन। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। ठीक है, आमतौर पर वे स्वयं को से समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपको ये बढ़ा लेना है, यहाँ पे जहाँ हाईलाइट किया गया है। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और छोटे पशु पंछियों का शिकार करना था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि वे स्वच्छतापूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। खेती गृहस्थी करते थे। ठीक है, बस यहाँ तक ही कर लेना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। 18वीं शताब्दी में देखिए आदिवासियों का आर्थिक जीवन हम लिखेंगे यहाँ से। वन्य समाज के आर्थिक जीवन जो था वो कृषि पर आधार था। वे जगह बदल बदल कर घुमेंतु झूम या पेड़ू विधि से खेती करते थे, पहाड़ों पर जंगलों की सफाई करके। ठीक है, जब उन्हें लगता था कि उनका खेत उपजाऊ नहीं रह गए, तब वे जंगल को साफ करके नई ज़मीन तैयार करते थे और खेती करते थे। ठीक है, तो और इस तरीके से थोड़े से आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा, 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरी ने वन्य समाज को कैसे प्रभावित किया। देखिए अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। तभी उन्होंने शिक्षा देने यानी आदिवासियों को शिक्षा देने और उन्हें लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरी ने घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उनके परिवेश को एक उचित माध्यम मिल जाए। कालांतर में ये पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थिति में सुधार की। बस यहाँ तक समझ में आ गया। तो आदिवासी को शिक्षित करने के लिए ईसाई मिशनरी ने प्रवेश किया और बहुत से आदिवासियों ने अपना भी ईसाई धर्म अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए पांचवा सवाल क्या है, भारतीय वन अधिनियम क्या उद्देश्य था लागू करने का। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया ताकि आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया जाए और जंगलों को लकड़ियाँ उत्पादन करने से सुरक्षित किया जाए। इसी के वजह से ये अधिनियम लागू किया गया। बस हो गया, ये छोटा सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 6 नंबर देखिए क्या है, चेरो विद्रोह से क्या समझते हैं। चेरो विद्रोह क्या है इसके बारे में बताना है हमें संक्षेप में। देखिए चेरो विद्रोह के बारे में हमें यहाँ से करना है। बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह करने लगे। क्या कारण था? उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था, यही राजा था। तो इसके खिलाफ ही वहाँ के जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेज़ों की शोषण करने के खिलाफ सी भूमि के नेतृत्व में चेरो जनजाति ने लोगों को 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। ठीक है, यानी शोषण के करने के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। तो यही कहलाती है क्या, चेरो विद्रोह। समझ में आ गया, तो यहाँ तक कर लेना है। 7वां देखिए, तमार विद्रोह क्या था ये बताना है।
तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। वहाँ के जो जनजाति थे, जो भूमि के जो अधिकार जो रखते थे यानी जमींदार थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन 1794 तक ये चलता रहा। अंग्रेज की सहायता इसे बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से दबा दिया गया। बस यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। 8वां देखिए, चुआर विद्रोह के विषय में अब हमें लिखना है, तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए, चुआर विद्रोह लिख के डैश देना है। चुआर विद्रोह जो है वो चुआर जनजाति तत्कालिक बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूमि आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती थी। कौन सी जनजाति? चुआर जनजाति। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेज़ों के लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों ने असंतोष व्याप्त था, वो खुश नहीं थे। ठीक है, अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह झंडा खड़ा किया। ठीक है, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लंबे समय तक ये बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि जो उनकी लगान व्यवस्था थी ज़मीन की, ठीक है, ज़्यादा कर लेते थे, इससे उनमें असंतोष की भावना थी चुआर जनजातियों में, इसीलिए उनके विरुद्ध ये विद्रोह आरंभ कर दिया, अंग्रेज़ों के लगान के विरुद्ध। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हो गया इसका आंसर। 9 नंबर देखिए क्या है, उड़ीसा के जनजातियों के लिए चक्र बिसोई ने क्या किया। ठीक है, एक व्यक्ति हैं चक्र बिसोई, उड़ीसा के जनजातियों के लिए क्या योगदान किया वो बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण था। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालिक मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत में फैला था। इस जाति के विपत्तियों और आपदाओं की मुक्ति प्राप्त करने के लिए महिर्याह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा ये प्रचलित थी। किस लिए? आपदाओं विपत्तियों से मुक्ति पाने के लिए। ये उनका अंधविश्वास था, मानव बलि दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। ठीक है, तो उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। मानव बलि प्रथा को अंग्रेज़ों ने अवैध ठहराया तो इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो चक्र बिसोई था, सोई नामक जो नेता था, जो अंग्रेज़ों का इसका विरोध किया क्यों वो रोक रहा है। ठीक है, चक्र बिसोई का जन्म कुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ तो उन अंग्रेज़ों पर आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप का आरोप लगाया। तो जब मानव बलि की प्रथा अंग्रेज ख़त्म करना चाह रहे थे तो उनका मानना था इस चक्र बिसोई का कि वो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति पर क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ये प्रथा होनी चाहिए मानव बलि की। और उनका प्रबल विरोध भी किया क्योंकि ना हटाया जाए ये प्रथा। ठीक है, तो यही इसका योगदान था चक्र बिसोई का। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 10वां, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ अलग बना और बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्षेत्रवादी आंदोलन का जो परिणाम हमें लिखना है, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अलग राज्य की मांग शुरू हुआ और भारत सरकार ने इनकी मांग लंबित ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद प्रारंभ होता है लॉन्ग क्वेश्चंस। इसकी संख्या 5 है। देखिए क्या है पहला, 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डालें। 18वीं शताब्दी में देखिए जनजाति कई खंडों में बटा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी उनके बारे में हमें बता देना है। देखिए इसका आंसर आपको कैसे करना है, आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था। ठीक है, कबीलों में बटा था। तो पहला हो गया राजनीतिक, तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, राजनीतिक में शामिल हो गया। और फिर आपको लिखना है सामाजिक, सामाजिक लिख के डैश देना है, तो सामाजिक में यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ से जो हाईलाइट किए गए हैं आपको यहाँ तक कर लेना है। अब इसके बाद आर्थिक जीवन में ये टोटल आपको लिखना है। वो जंगलों को साफ करके खेती किया करते थे और अंग्रेज को लगान निश्चित और वसूली करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो ये आर्थिक जीवन हो गया। अब आपको धार्मिक जीवन लिखना है। देखिए वन्य समाज ये आदिवासी शुरू से ही हस्तक्षेप नीति के जो ये पोषक थे।
अपने समाज के अंदर किसी तरह की विदेशी घुसपैठी को रोकने के लिए वे सशस्त्र तैयार रहते थे। तो तभी ईसाई मिशनरी ने उन्होंने क्या किया, उन्हें शिक्षित करने का प्रण लिया और बहुत से जो आदिवासी थे ईसाई धर्म को अपना लिए। दूसरा सवाल, तिलका माझी कौन थे, उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया। आपको आंसर यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। तिलका माझी का जन्म 1750 में भागलपुर प्रमंडल के सुल्तानगंज तिलकपुर गांव में हुआ और ये पहली भू राजस्व राशि कम करने, किसानों की भूमि जमींदार से छुड़ाने के लिए सशस्त्र विद्रोह के ये आदिवासियों के नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने उनके कल्याण के कार्य किए ये सारे, तो उन्होंने उनके कल्याण के कार्य किए। तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। तीसरा सवाल, संथाल विद्रोह से क्या समझते हैं। सन 1857 में विद्रोह ने उसकी क्या भूमिका थी। तो संथाल विद्रोह से ही 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह, संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों से की गई थी और यहीं से विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 में क्रांति को प्रभावित भी किया। ठीक, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपको कम से कम यहाँ तक कर लेना है। चौथा सवाल देखिए, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। बिरसा मुंडा थे। औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया। तो आपको यहाँ से लिखना है बिरसा मुंडा के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कैसे थे, और देखिए, और इन्होंने क्या किया। औपनिवेशिक शासन में भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, जो कर हुआ था, लगान व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं शोषण नीतियों के समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित, यानी इनका विरोध किया। ठीक है, और ये जो थे धर्म पर बहुत प्रभाव था और ईश्वर पर अटूट विश्वास था इनका। ठीक है, तो इन्होंने ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, इनके बारे में सारा हो गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को वन्य समाज में हस्तक्षेप नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो इसका आंसर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको पूरा कर लेना है। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।